go, 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 go. तो चलिए अब हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये इंटरनल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेनली जो एनर्जीज इसमें इंक्लूड होती हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहली है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है हमारी काइनेटिक एनर्जी और थर्ड नंबर पे है हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो क्या कहती है, देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is the sum of potential energy, kinetic energy and vibrational energy. And it is denoted by U. अच्छा, तो देखो ये क्या कह रहा है। बेसिकली जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी का सम है। ठीक है, बट देखो जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो आपकी हाई टेम्परेचर पे अकर करती है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो हाई टेम्परेचर पे अकर करती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर मेनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे अकर करती है इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे। और इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। तो देखो एग्जैक्टली अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट मिला। जो इंटरनल एनर्जी है जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, यू इज फर्स्ट टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। यू इज इक्वल्स टू, यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी और के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्यों है। हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि यहाँ पर आखिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्यों इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। तो इसके पीछे का रीज़न देखो। तो देखिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख लो एक बार इसको। ये देखो आपके जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये इससे आप अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे मॉलिक्यूल्स। तो यही है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से ही आपकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रखा होगा अगर, या फिर ग्रेविटेशन, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम दो बॉडी को कंसिडर करते हैं उसमें जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाती है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करें तो वहाँ पर हम चार्ज की बात करते हैं। तो जब आप दो चार्जेस को लोगे तो इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन, तो वहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशन में भी ये ऐसे ही होता है सिमिलरली। अब क्या होगा, वहाँ पे हम मासेस को कंसिडर करते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, आगे चलते हैं। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रैंडम मोशन की वजह से आती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जिगजैग काइंड ऑफ मोशन कर रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जब ऐसे रैंडम मोशन कर रहे होंगे तो ये जो आपका जिगजैग काइंड ऑफ मोशन मैंने ड्रॉ किया है तो उस वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों है, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और काइनेटिक एनर्जी है आपकी रैंडम मोशन की वजह से। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये होती है ड्यू टू आईएमएफ यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बात समझ में आ रही है आपको। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो देखो, अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के केस में क्या होता है, देखो पहले तो आइडियल गैस जो है आपकी रेस्ट पर होती है, ठीक है। आइडियल गैस आपकी रेस्ट पर होती है। तो अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ गैस लिखें, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, मतलब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें इसकी, तो वो आपकी हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के बराबर। इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, इंटरनल एनर्जी आपको पता है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये निकलेगा आपका, जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वही आपकी टोटल एनर्जी ऑफ गैस होगी आइडियल गैस की कंडीशन में। ठीक है, क्या बात क्लियर है? तो देखो अभी हमने क्या देखा, जो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, U इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने पता है कि इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। अच्छा, पर एक चीज़ अगर आपको ध्यान हो तो आइडियल गैस का एक एजम्पशन होता है, आइडियल गैस का एक एजम्पशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइडियल गैस का एक एजम्पशन होता है और उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़ीरो होता है। यानी कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता ही नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है आइडियल गैस के केस में। ठीक है, तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब IMF ज़ीरो, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो बॉस पोटेंशियल एनर्जी भी तो नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है? देखो मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आपने हटा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? तो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी ऑफ गैस आपको मिलेगी, टोटल एनर्जी ऑफ गैस मिलेगी, वो मिलेगी आपको U इज इक्वल्स टू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं ना, है ना, तो U इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से थी, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हटा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, तो क्या बची? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो बची। तो इसलिए जो टोटल एनर्जी आपकी अगर कभी पूछेगा तो वही आपकी इंटरनल एनर्जी के लिए होगा, और इंटरनल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी पे ही ले दे के आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस आपका आ जाएगा रिजल्ट U इज इक्वल्स टू KE। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हम इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी में मेनली जो एनर्जीज आपकी इंक्लूड होती हैं वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन ये कहती है कि जो इंटरनल एनर्जी होगी आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी का सम होगी। बट यहाँ पे एक चीज़ है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ना वो हाई टेम्परेचर पे अकर करती है। तो इसलिए क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे अकर करती है इसलिए हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने जाना कि ये इन तीनों का सम होती है। तो अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो U इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, U यानी कि इंटरनल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, है ना, तो उसी की वजह से आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? अब जब भी आपके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे, काइंड ऑफ जिगजैग मोशन भी हम कह सकते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या बात इतनी क्लियर है? अब देखो आइडियल केस के लिए हमने बात करी, आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस में क्या होगा, टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, तो देखो वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। इंटरनल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, अब इसकी एजम्पशन क्या है, आइडियल गैस की एजम्पशन ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें वो ज़ीरो होगा, यानी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। जो IMF है वो ज़ीरो है, यानी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से होगी, है ना। हमने ये जाना था कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉज ही जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है।
जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस आपकी जो निकल कर आई वो है इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बचेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ गैस कहे चाहे इंटरनल एनर्जी आपसे पूछे तो काइनेटिक एनर्जी ही आपका एंड रिजल्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखो, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो आपकी स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन, ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। हमने जब वर्क की बात करी थी तो हमने वहाँ पे जाना था कि ये वर्क जो है आपका वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, यानी कि वो पाथ पर डिपेंड करता है। उसमें रास्ते से फ़र्क पड़ रहा था उसको, पर यहाँ पे इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब इसको सिर्फ इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से मतलब होगा। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही इसको मतलब है। इसको इस पाथ से कोई मतलब नहीं है, इस पाथ से इसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसको इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या है, बस उस पर ये डिपेंड करेगा। बाकी इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो देखो, अगर मान लो अगर TA इक्वल्स टू TB हुआ, मतलब अगर A और B का टेम्परेचर सेम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ A विल ऑल्सो बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ B। ठीक है, पर अगर T आपका चेंज ही नहीं हुआ, डजेंट चेंज, टेम्परेचर अगर नहीं बदल रहा है तो आपकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर A का और B का टेम्परेचर बराबर है तो इंटरनल एनर्जी भी A और B के लिए बराबर होगी। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बारे में अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिस्कस करेंगे ना, यानी कि जब डेल्टा U की हम बात करेंगे, ठीक है, जब इसकी हम बात करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोर डिटेल में। तो अभी के लिए क्या है कि अभी मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन दे दी है। यहाँ तक आने के लिए पहले हमें थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। फिर हमें थोड़ा सा हीट के बारे में भी बात करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ जो है हमें लेयर बाय लेयर पहले स्टडी करनी है, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये बस अभी मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन दे दिया है कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।